जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गुडसे मुर्दाबाद। देखिए, अभी तक भारतवर्ष के अंदर एक भ्रांति थी, मुझे ऐसा लगता है भ्रांति थी, कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटेजिक टीम है वो उम्दा किस्म की है और उनके पास एक चाणक्य है। जैसे चंद्रगुप्त को चाणक्य ने मगध राजा को हराने के लिए, जो उस समय का बड़ा मजबूत राजा हुआ करता था, उस मगध वंश का नाश कर दिया था और चाणक्य नहीं कर पाते थे, तो इसलिए उन्होंने चंद्रगुप्त के माध्यम से किया था। तो ये एक भ्रांति थी, एक बताया गया था देश की जनता को कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो किसी के पास नहीं। और उनके सबसे बड़े स्ट्रेटेजिस्ट अमित शाह साहब हैं। जय शाह साहब के पिताजी जो इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, बड़े योग्य व्यक्ति हैं और परिवारवाद वहां नहीं है। लेकिन अच्छी स्ट्रेटेजी क्या होती है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूं इसलिए अपनी राय देता रहता हूं। अच्छी स्ट्रेटेजी यह है कि आप अपने प्रतिद्वंदी की गलतियों को न दोहराएं और उसकी अच्छी स्ट्रेटेजी को सीखें। कांग्रेस एक जमाने में बड़ी मजबूत पार्टी हुआ करती थी, हिंदुस्तान में रूल किया करती थी। 50 साल उन्होंने करीब करीब देश में शासन किया और एक छत्र शासन किया। विपक्षी दल एकत्रित हुए, संगठित हुए, कांग्रेस को हराना शुरू किया। इलेक्शन होता था कांग्रेस वर्सेस नॉन कांग्रेस का, लेकिन कांग्रेस ने कुछ गलतियां की, कुछ स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स किए, जनता से दूर होती चली गई। जो क्षेत्रीय नेता थे उनको नजरअंदाज करना शुरू कर दिया कांग्रेस वालों ने। जो हाई कमान था वो ये समझने लगा कि वो तो बड़ा महान है, बड़ा शक्तिशाली है और उसे क्षेत्रीय छत्रपों की आवश्यकता नहीं है। और ये दंभ, ये अहंकार कांग्रेस के नीचे आने का मुख्य कारण बना। ये जो एक कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल बना था 2012-13 में, अरविंद केजरीवाल साहब भी उसमें थे, अन्ना हजारे भी थे, बड़ा करप्शन के अगेंस्ट एक आंदोलन चला था। और ये बात दूसरी है कि आज तक वो कभी प्रूव नहीं हुआ और उसमें कोर्ट में कोई भी मामला नहीं टिका। बोफोर्स के मामले में वीपी सिंह साहब पर्ची अपने जेब में लेके घुमा करते थे और बोफोर्स के मामले में जितना घोटाले का आरोप था उससे ज्यादा लोगों ने स्विट्जरलैंड घूमने फिरने में सरकारी अधिकारियों ने खर्च कर दिया, निकला कुछ नहीं राजीव गांधी के खिलाफ। खैर, कांग्रेस ने गलतियां की। अब हाई कमान हर जगह, चाहे राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, हाई कमान एक ऐसी चीज बन गया जिसको कहा गया कि सब लोग, सब प्रदेश उनकी बात को माने। भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं था। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में नहीं आई थी तो ऐसा नहीं था, 2013-14 में नहीं था, लेकिन मोदी जी उभरे, एक गुजरात मॉडल की बात हुई, विदेश की फोटोग्राफ सोशल मीडिया में चलाई गई और ये बताया गया कि गुजरात मॉडल ऐसा मॉडल है जो विश्व का टोक्यो और वेनिस और लंदन और पेरिस और रोम इस टाइप के शहरों जैसा है। लोग ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और 2 बार जिताया, अब तीसरी बार एक खंडित मैंडेट दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी जी शासन में आए, सत्ता में आए। अब आशा ये की जा रही थी कि अगर आप अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट हैं तो जो कांग्रेस ने गलतियां की हैं वो आप नहीं करेंगे और जो उनकी अच्छी रणनीति है उससे आप सीखेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन गलतियों को जो कांग्रेस ने किया था उसको बढ़ा चढ़ा के करना शुरू कर दिया। अब देखिए, अगर आप 10 साल, आप चाहे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, विरोधी हैं, आप इस बात को मानते हैं कि माननीय मोदी जी और अमित शाह जी ने, जो गुजरात लॉबी के लोग हैं, उन्होंने एक एक करके एक एक राज्य के नेतृत्व को खत्म कर दिया जो पहले कांग्रेस किया करती थी। वीरेंद्र पाटिल साहब के साथ जो राजीव गांधी ने किया था और उसकी वजह से कर्नाटका के अंदर कांग्रेस का गिरावट शुरू हो गया था, गिरावट शुरू हो गई थी, क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी एक भावना होती है जो अपने जैसे बोलने वालों से, अपनी भाषा, अपने वेशभूषा वाले नेता से वो अपने को संबद्ध करता है।
आपने देखा महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस साहब को आगे बढ़ाया गया, जहां नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस साहब का आपस में संघर्ष था, वहां पे देवेंद्र फडणवीस को आगे बढ़ाया गया, पहले मुख्यमंत्री बनाया गया। जब उनके बस का नहीं समझ में आया तो फिर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को तोड़ा गया, और एकनाथ जो पहले मुख्यमंत्री थे फडणवीस साहब, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। लेकिन वहां पे कोई ऑल्टरनेटिव ओबीसी एससी एसटी की राजनीति को और क्षेत्रीय नेता को बढ़ाने का प्रयास नहीं किया गया। तो आज की तारीख में फडणवीस साहब भी बैकग्राउंड में हैं, और वहां कोई नेता ऐसा भारतीय जनता पार्टी का नहीं है जो कि कांग्रेस के जो त्रिगुट है, शरद पवार का, उद्धव ठाकरे का और नाना पटोले का, उसे चैलेंज कर सके। मराठा लीडर शरद पवार और बैकवर्ड्स के नेता नाना पटोले और उद्धव ठाकरे तो बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं ही, उसका मुकाबला नहीं कर सकते। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बहुत स्ट्रांग लीडरशिप थी, वसुंधरा राजे थी, और वसुंधरा राजे की कुछ अच्छाई थी, बुराई थी, लेकिन शी वॉज ए स्ट्रांग लीडर। पूरे प्रदेश के अंदर लोग उनको जानते थे। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वही गलती करनी थी जो कांग्रेस ने की थी, उन्होंने वसुंधरा राजे को किनारे किया, अब भजन लाल शर्मा को उठा दिया। वो भजन लाल शर्मा जो पिछले इलेक्शन में एक बार इंडिपेंडेंट लड़े थे और चौथे नंबर पे आए थे, और इस बार पहली बार विधायक बने और उनको मुख्यमंत्री बना दिया। अब भजन लाल शर्मा को तो पूरे राजस्थान के लोग नहीं जानते, वो राजस्थान के हर शहरों को नहीं जानते, वहां के नेताओं को नहीं जानते, तो वो भारतीय जनता पार्टी को कैसे लीड करेंगे। हरियाणा के अंदर एक जाट वर्सेस नॉन जाट के चक्कर में उन्होंने खट्टर साहब को बना दिया, फिर उन्होंने ओबीसी की राजनीति के चक्कर में नायब सिंह सैनी साहब को बना दिया। मध्य प्रदेश में भी उन्होंने यही किया, जहां बड़े बड़े नेता अपने अपने क्षेत्र के थे उनको हटा के मोहन यादव साहब को बना दिया। गुजरात के अंदर एक व्यक्ति जो सोच भी नहीं सकता था मुख्यमंत्री बनेगा, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। नितिन पटेल जैसे बड़े बड़े डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो कि सोच रहे थे मुख्यमंत्री बनेंगे, उनको राजनीति से ही बाहर कर दिया। तो अब सवाल यह है कि आपने पूरी तरह से वो गलती की जो कांग्रेस ने की थी, आपने पूरी भारतीय जनता पार्टी के राजनीति को सेंट्रलाइज कर लिया दिल्ली और हाईकमान के हाथ में, जो कांग्रेस ने किया। अच्छा, कांग्रेस ने कम से कम जो गलती नहीं की थी वो भारतीय जनता पार्टी ने और बढ़ के कर दी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, आरएसएस के लोगों को इस प्रकार से खुली प्रवेश की अनुमति नहीं थी कांग्रेस के अंदर, कभी भी सेलेक्टिव थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल खुला दरवाजा खोल दिया, जो भी कांग्रेसी आना चाहे भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ जाए। आए लोग, अमरिंदर सिंह आए, सुनील जाखड़ आए, आरपीएन सिंह आए, जितिन प्रसाद आए, अशोक चौहान आए, बहुत सारे लोग आए। गुलाम नबी आजाद ने एक अलग पार्टी बनाई, लेकिन बेसिकली वो भारतीय जनता पार्टी में ही गए। अच्छा, उसके बाद एक और बढ़ के गलती की कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 40-50 साल से काम कर रहे थे, उनको पीछे हटा के इन लोगों को राज्यसभा भेज दिया, मंत्री बना दिया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। तोड़ में खाज। भारतीय जनता पार्टी के लोग नाराज हो गए, सेंट्रलाइज हर चीज को कर लिया और कांग्रेसियों को प्रमुखता दी। तो पहले जो सोचा जा रहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा, वो कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी बन गई। अच्छा, अब एक और नया शगुफा छोड़ दिया, एक नया जुमला छोड़ दिया है। और जुमला इसलिए छोड़ा गया है कि सारा गोदी मीडिया और सारा यूट्यूब चैनल जो है इसी पॉइंट पे डिस्कस करें और देश के असली मुद्दों से हट जाएं। वो जुमला छोड़ा गया है कि साहब 1 नेशन 1 इलेक्शन। अच्छा, ये नारा हो सकता है 5 साल पहले सही रहा हो, 2016 में रहा हो, जब मोदी जी की पॉपुलैरिटी जो थी अपने पीक पे थी और राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी अपने बॉटम पे थी। 3 साल पहले तक भी ये बात सच मानी जा सकती थी। लेकिन जब से पदयात्रा शुरू हुई राहुल गांधी की और उन्होंने जनता से सीधा संवाद करने की कोशिश की, इसलिए कि वो समझ गए कि भाई बाकी तरीकों पे तो हमारे फंड्स पे, हमारे मीडिया पे, हर तरह से सोशल मीडिया पे, हर तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कब्जा कर लिया, आईटी सेल ने कब्जा कर लिया, तो जनता के पास सीधे संपर्क करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं, वो जनता के पास निकल चले। मोची के यहाँ गए, उनसे जूता सिलवाया, उनको गिफ्ट दी, फिर दाढ़ी बनवाई, उसको गिफ्ट दी, किसानों से मिले, हर तरह के, सब्जी वाले से मिले, मतलब उन्होंने सोसाइटी का
किसी जाति और धर्म के और किसी भी वर्ग के आदमी से कोई प्रकार का भेद नहीं किया। वो एक स्ट्रेटेजी थी। अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन, अब बताइए वन नेशन इलेक्शन में वो पार्टी को ज्यादा फायदा होगा जो जिसके पास डिसेंट्रलाइज लीडरशिप। सेंट्रलाइज लीडरशिप वाले को कैसे फायदा हो सकता है? अब आज की तारीख में हर प्रदेश के अंदर इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के दो ही मुख्य वक्ता हैं, माननीय मोदी जी और अमित शाह जी, दोनों गुजरात के। और इंडिया अलायंस के पास हर प्रदेश के बड़े बड़े नेता हैं। तमिलनाडु में स्टालिन हैं, कर्नाटका में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार हैं, केरला में भी अपने नेता हैं, महाराष्ट्र में नाना पटोले हैं और बाद में साथ उनको उद्धव ठाकरे का और शरद पवार का मिला हुआ है। राजस्थान में भी सचिन पायलट हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं, जो भी हैं, बाकी उन्होंने गलतियां की, मध्य प्रदेश की कांग्रेस की बुरी हालत कर दी। हरियाणा में भी हैं, शैलजा जी हैं, हुड्डा जी हैं। हर प्रदेश के अंदर एक अखिलेश यादव हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर तेजस्वी हैं, मतलब ममता दीदी बंगाल में है। माने एवरी स्टेट हैज ए लीडर जो वैसे ही भाषा बोलता है, वैसे ही वेशभूषा है, वैसे ही खान पान है जैसा वहां की जनता है। अब मान लीजिए आज एक वन नेशन वन इलेक्शन, वैसे तो ये इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकता, इम्प्रैक्टिकल है। फाइनेंशियल लॉस देश के एक्सचेकर पे आएगा, जो कहा जा रहा है कि फाइनेंशियली फायदा होगा, नुकसान होगा, लेकिन चलिए मान लेते हैं इलेक्शन होता है, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के फायदे में होगा? भाई जब आपकी लोकल लीडर भजन लाल शर्मा तो आपको इलेक्शन राजस्थान में जिता नहीं सकते, मोहन यादव मध्य प्रदेश में तो जिता नहीं सकते, सैनी साहब तो हरियाणा में जिता नहीं सकते। आपको केवल दो लोगों पे डिपेंडेंट होना है, मोदी जी और अमित शाह। तो एक साथ अगर इलेक्शन होगा तो मोदी जी और शाह जी कहां कहां घूमेंगे और कहां कहां जाएंगे और कितना टाइम देंगे? और तमिलनाडु के स्टालिन साहब के पास तो पूरे 30-35 दिन जितने भी प्रिपरेशन के होंगे, पूरी तरह से वो अपने तमिल भाषा में बोलते हुए और लुंगी पहने हुए अपने तमिल भाषियों से वो संपर्क कर लेंगे। सिद्धारमैया अपने कुरबा ग्रुप से बात करेंगे और डीके शिवकुमार अपने वोकल लिंगाज से बात करेंगे और खड़गे साहब अपने दलित समुदाय से बात करेंगे। उनके पास लीडरशिप हर समुदाय की भी है और हर स्टेट की है, और बीजेपी के पास वो नहीं है। तो 2 वर्सेस 100 होगा ये। अच्छा, जहां मोदी जी और अमित शाह जाएंगे वहां एक भावना तो पहले भी प्रबल हो गई है और प्रबल हो जाएगी कि गुजरात लॉबी इज ट्राइंग टू इन्वेड द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड द वे ऑफ लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। अब फिर आप एक ना ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात क्यों कर रहे हैं? आपके जबकि हित में है। अच्छा, दूसरा, जो 3 साल पहले 4 साल पहले मोदी जी की पॉपुलैरिटी 60% पे थी और 22% पे राहुल गांधी की है, आज राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी मोदी जी से ज्यादा हो गई, अगर वास्तविकता सर्वे कराया जाए तो। बाकी प्री प्लान्ड सर्वे है तो मुद्दा अलग। तो जब राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी आपसे ज्यादा है, हर स्टेट के अंदर इंडिया अलायंस के पास ऐसा व्यक्ति है जिसकी लीडरशिप और पॉपुलैरिटी और एक्सेप्टेंस मोदी जी और अमित शाह जी से ज्यादा है, तो वन नेशन वन इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को कैसे फायदा हो सकता है? तो मेरे ख्याल से ये एक जुमला है, केवल नैरेटिव को चेंज करने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। असली मुद्दा यह है कि देश के अंदर एक ऐसा नैरेटिव बना दिया जाए कि लोग अपने असली मुद्दों को भूल जाएं। ये मेरा अपना विचार है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड भारतीय जनता पार्टी, सेंट्रलाइज्ड भारतीय जनता पार्टी और डिसेंट्रलाइज्ड इंडिया गठबंधन जो हर स्टेट के एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करता है, उस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं सकती। तो ये गलत कदम है, स्ट्रेटेजिक ब्लंडर है जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब उनके चाणक्य महोदय ने किया है, क्या राजा ने कहा है कहने के लिए, आई डोंट नो। प्रणाम, धन्यवाद और नमस्कार।